नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। बेटा, कल हमने हमारी स्पर्श की पाठ्य पुस्तिका का महत्वपूर्ण पाठ कब जाओगे अतिथि के बारे में परिचय प्राप्त किया था और लेखक का भी परिचय प्राप्त किया था कि उनका वास्तव में जीवन कैसे बीता था, संघर्ष क्या था और उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा किस प्रकार की थी और उनका जो प्रसिद्धि का मुख्य विषय था वो हिंदी व्यंग्य किस प्रकार से बना। उनकी लेखन शैली की विशेषता कि उन्होंने मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है, साथ में हास्य व्यंग्य का प्रयोग करते हुए अपनी प्रत्येक रचना को हास्यास्पद, मनोरंजक और रोचक बनाया है और पाठक के सामने भी एक प्रश्न उपस्थित किया है कि वास्तव में ये जो विसंगति है इससे कैसे जूझा जाए, इसको कैसे दूर किया जाए। कुछ ऐसा ही विषय लेकर वो हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किए गए हैं और किस शीर्षक से, जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। और इस पर हमारी हिंदी सिनेमा जगत की अजय देवगन के द्वारा अभिनीत की गई एक फिल्म भी बनी है जिसका टाइटल भी यही लिखा गया था, तुम कब जाओगे अतिथि। तो चलिए पाठ का अच्छे से पठन पाठन करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं। हाँ जी, इस पाठ की शुरुआत की गई है कि लेखक ये बता रहा है कि आज अतिथि को घर आए हुए 4 दिन बीत चुके हैं, यानी आज चौथा दिन है और चौथा दिन लेखक और उसकी पत्नी क्या उम्मीद लगाए हुए हैं। और लेखक ये भी बता रहा है कि जिस दिन अतिथि आया था उस दिन मैं और मेरी पत्नी किस तरह से उस अतिथि के मेहमान नवाजी में लग गए थे, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि शायद एक दिन रुकेगा और अगले दिन चला जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और वो अतिथि जो है उनके घर में स्थायी रूप से जमकर ही बैठ गया। देखिए क्या कहते हैं, लेखक कहता है आज तुम्हारे आने का चौथा दिन है और ये मेरे प्रश्न मेरे मन में बार बार उमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। देखो आदतें भी कितनी अच्छी है, ऐसे मेहमान आ जाए ना तो मेजबान तो वास्तव में निहाल हो जाए। सिगरेट फूंकने की आदत है। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक बता रहा है कि देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। यानी ये कैलेंडर भी तुमको तारीख बता रहा है कि तुम आए कब थे और अभी तक यहाँ पर डटे हुए हो। विगत विगत यानी पिछले पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखा दिखा कर तारीखें बदल रहा हूँ, यानी कैलेंडर के पेज बदल रहा हूँ। आज इतनी तारीख है, कल इतनी थी और आज अगले दिन इतनी होने वाली है, लेकिन उसका उस मेहमान पर कोई असर नहीं होता। फिर भी जो मेजबान है वो कह रहा है तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता तो ये तुम्हारा आज चौथा दिन है। तुम्हारे लगातार आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी का चौथा बारी दिन, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही प्रतीत नहीं होती। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि अंतरिक्ष में गए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी जल्दी ही वापस आ जाते हैं, लेकिन तुम तो ऐसे आए हो भारी कदमों के साथ कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो क्या कहते हैं, लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो और अपने भारी चरण कमल की छाप मेरे घर की जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमसे एक अंतरंग अंतरंग यानी हृदयगत हार्टली निजी संबंध मुझसे स्थापित तो हुआ है, लेकिन तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। यानी मेरे पूरे महीने का जो आर्थिक संतुलन था वो सारा बिगड़ चुका है। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, यानी भीतर से मेरे को खोखला कर चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय यानी हार्ड टाइम लाइन है। क्या तुम्हें अपनी पृथ्वी नहीं पुकारती, यानी क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती। उस दिन लेखक बता रहे हैं जिस दिन लेखक के घर वो अतिथि आया था, कैसे उसका स्वागत हुआ था। देखो उस दिन जब तुम आए थे ना, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा, यानी मुझे थोड़ा सा डर हुआ। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, यानी जेब में रखा हुआ बटुआ क्यों कांप गया, क्योंकि लेखक को लगा था कि जहां महीने में मेरा जितना खर्च बैठता है उससे थोड़ा अधिक बैठ जाएगा। उसके बावजूद भी, यानी इतने होने के बाद भी, एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुम्हें गले लगाया और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्कार किया। तुम्हारे सम्मान में
अरे अतिथि, हमने रात के भोजन को, यानी जो डिनर था, जो हम एक मीडियम लेवल के लोग किया करते हैं, उसको भी हमने उच्च गरिमा दे दी, यानी खाने को भी और जो है बहुत अच्छा बना दिया। लेखक कहता है तुम्हें याद है, 2 सब्जियां थी, एक रायता था और साथ में हमने मीठा भी बनाया था। लेकिन इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक ही उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? कि वास्तव में अतिथि है, 1 या 2 दिन रुकेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन सारी की सारी उम्मीद, सारी की सारी आशा डूबते हुए सूरज की भांति डूबने लगी थी। लेकिन हमें कहीं से भी ये बात बिल्कुल भी ज्ञात नहीं हो पा रही थी कि तुम जाने का नाम लोगे भी या नहीं। देखो, दूसरे दिन किसी रेल से, यानी ये उम्मीद लगा रहे थे कि भाई बेचारा ये 1 दिन रुकेगा और जाएगा। दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने दिल में लेकर तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने का आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे। एक अच्छे अतिथि के रूप में तुम चले जाओगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। यानी फिर भी तुम्हारे चेहरे पे क्या थी? एक छोटी सी स्माइल थी, और स्माइल के साथ तुम यही हमारे घर पर ही टिके हुए थे, जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और कौन सा दिन शुरू हो गया? दूसरा दिन। हमने अपनी पीड़ा पी ली, यानी जो भी दुख था, दुख का घूंट पी लिया, और फिर भी हम प्रसन्न बने रहे। अब स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, यानी जिस डिनर को हमने हैवी डिनर बनाया था, अब वहां से हम धीरे धीरे नीचे उतर आए और हमने दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा दी। यानी अगले दिन, यानी दूसरे दिन का जो सुबह वाला खाना था, जिसको लंच कहा जाता है, उसको भी हमने एक अच्छी गरिमा दी। फिर क्या किया? और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाने लेकर के गए। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर था, यानी इतना ही हमसे हो सकता था। इससे आगे हम किसी के लिए भी नहीं बढ़े, यानी इससे आगे हम कभी कुछ ऐसा खर्च भी नहीं करते थे और न ही किसी के लिए कर सकेंगे। इसके बाद तुम क्या आएगा? वो भावभीनी विदाई का भीगा हुआ क्षण आएगा। भावभीनी यानी आंखों में आंसू भरे हुए तुम जा रहे होगे, हम तुम्हें विदा करेंगे, तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, ऐसी हमने उम्मीद की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शुरू हो गया कौन सा दिन? तीसरा दिन। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, क्या कहता है देखो, जो अतिथि है ना, वो लेखक से कह रहे हैं, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। अब तुम्हारी ये बात, यानी ये जो तुमने कहा, ये आघात, आघात यानी चोट, अप्रत्याशित था। यानी इसकी तो हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम कपड़े भी यहीं धुलवाने दोगे। और इसकी चोट मार्मिक भी थी, यानी अंदर तक हमें छू गई थी। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ही नहीं था। यानी लेखक कह रहा है कि तुम हमारे समीप रहोगे और ये समय जो है इतना लंबा खींच जाएगा, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि देवता नहीं होते, बल्कि वो मानव और फिर थोड़े अंशों में राक्षस भी हो जाता है। यानी अब हम अतिथि देवो भव नहीं कह सकते, ये अतिथि तो अतिथि राक्षस भव हो गया है। अब क्या कहते हैं लेखक? लेखक कह रहे हैं भाई, अब कपड़े मैं अपनी पत्नी से थोड़ी धुलवाऊंगा। क्या कहते हैं देखो, किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। लेखक कहता है मैंने कहा, और मन ही मन एक विश्वास मन में आ गया कि जल्दी धुल के आ जाएंगे तो तुम्हें जल्दी जाना है। मैं मेहमान क्या कहता है, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। और लेखक कहता है मैंने भी उसको सहमति दे दी और अपनी बनियान के ऊपर एक ऊपर औपचारिक कुर्ता पहनकर हम उसके साथ चलने लगे। पत्नी ने जाते हुए देखा तो पूछा कहाँ जा रही हैं? तो मैंने जवाब दिया इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। लो जी, अब पत्नी पे क्या असर होता है, देखो क्या रिएक्शन आते हैं, कौन सी प्रतिक्रिया करती है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। लेखक कहता है कि ऐसी बड़ी आंखें मैंने कुछ वर्ष पूर्व उस समय देखी थी जब मैंने अकेलेपन की यात्रा समाप्त की थी, यानी मैंने उनसे विवाह किया था। पर अब जब भी वो आंखें बड़ी बड़ी होती हैं तो मेरा मन छोटा हो जाता है, यानी मुझे डर लगने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि और अधिक दिन ठहरेगा। यानी उसकी पत्नी ये इस बात से घबरा गई थी कि ये अतिथि तो जो है अब कपड़े और धुलवा रहा है, तो ये जाने का नाम नहीं ले रहा है।
चलिए, उस पत्नी की ये आशंका गलत भी नहीं थी, निर्मूल नहीं थी, यानी गलत भी नहीं थी। अतिथि, तुम जा ही नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े भी धुलकर आ गए और तुम अभी तक यहीं हो। और है कैसा देखो, तुम्हारे भारी भरकम शरीर से ये जो हमारी चादर थी ये भी सलवटों से भर गई है, लेकिन इस चादर को भी हमने बदल दिया, लेकिन तुम अभी तक यहीं हो। तुम्हें देखकर हमारी चेहरे से फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट भी धीरे धीरे अब गायब होने लगी है, यानी अब तुम्हें देख के हमें दिल से खुशी नहीं होती। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे यानी हंसी ठहाके की आवाज जो कल तक इस कमरे में दिखाई दे रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे, वो अब दिखाई नहीं देते, यानी अब ठहाकों की आवाज भी नहीं आ रही है। बातचीत करने की उछलती हुई गेंद, यानी बातचीत करने की या चर्चा करने के जो भी विषय थे, यानी बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के सारे क्षेत्रों के सभी कोनलों यानी कोनों से टप्पे खाकर वापस से सेंटर में आकर चुप पड़ी है, यानी आपस में चर्चा करने के जितने भी मुद्दे थे वो भी खत्म हो चुके। अब इसे ना तुम हिला रहे हो, यानी ना तो तुम चर्चा कर रहे हो ना मैं। कल से मैं तो एक नॉवल पढ़े जा रहा हूँ, उपन्यास पढ़ रहा हूँ, और तुम किसी फिल्मी पत्रिका यानी मैगजीन के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन आपस में बिल्कुल मिट गया है और चर्चा करने के विषय भी वो सारे चूक गए, यानी खत्म हो चुके हैं। किन किन विषयों पे चर्चा की थी? परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में भी जिक्र कर लिया और अब बिल्कुल चुप हैं। सौहार्द यानी आपसी जो भाईचारा था, अब शनेह शनेह यानी धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा था, यानी अब किसी के मन में भी किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं थी। अब तो बल्कि मन में क्या हो रही थी, भावनाएं जो है वो गालियों का रूप धारण कर चुकी थी, यानी अब ज्यादा अगर परेशान हुआ तो मुंह से क्या निकलेगा, कोई ना कोई गाली निकलेगी। पर तुम फिर भी नहीं जा रहे। कैसी अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ मेरे घर में चिपक गया है, मैं इस बात को भी अपने परिवार के साथ समझ नहीं पा रहा हूँ। बार बार यही प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? और कल मेरी पत्नी ने भी धीरे से पूछा। क्या कहती है पत्नी, कब तक टिकेंगे ये? तो मैंने भी कंधे उचका दिए। कंधे उचका देना, भाई मुझे तो खुद को पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो पत्नी क्या कहती है, देखिए मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो वापस से वो जो लेखक है वो कहता है, भाई बनाओ। अब क्या होता है, लेखक बता रहा है कि सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो चुकी है, यानी तुम्हारी जितनी मेहमान नवाजी करनी थी वो तो हमने कर ली। हैवी डिनर से चले थे, अब खिचड़ी पर आ गए, यानी खूब तुम्हारे आगे हमने शो ऑफ किया। अब तो तुम जाने का ही नाम नहीं ले रहे, तो हम तो इतना खर्चा उठा नहीं सकते, अब साधारण खाने पे आ गए। अब तुम अगर फिर भी नहीं गए तो क्या होएगा, अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करोगे तो अब हम उपवास करेंगे, यानी अब तो हमें व्रत ही रखना पड़ेगा, ना हम खाएंगे ना तुम्हें खिलाएंगे, ताकि तुम्हें ये जो काम है वो अपमानजनक लगे और फिर भी तुम यहाँ से जाने के लिए सोच लो। तुम्हारे मेरे संबंध यानी हमारे आपसी संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण यानी जिस तरह से बीमारी बढ़ती है और बीमारी का खतरा जो है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, वैसे ही हमारे जो आपसी संबंध है वो लगभग जो है उनके बीच में सौहार्द की भावना खत्म हो रही थी और ये जो संबंध है वो हमारे खतरनाक रूप धारण करने वाले थे। अब तुम्हारे जाने का चरम क्षण है, यानी अब तो तुम्हारे जाने का बहुत महत्वपूर्ण समय आ चुका, लेकिन तुम जाओ ना अतिथि। लेखक फिर भी यही सोच रहा है। क्या कहता है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अपने आप ही अच्छा लगता है, कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। अगर बस चलता ना तो सारे लोग दूसरों के ही यहाँ रह जाते, पर ऐसा नहीं होता भाई। अपने घर की महता यानी अपने घर के गुणगान यूं ही नहीं गाए जाते। हम अपने अपने घरों को क्यों कहते हैं स्वीट होम? क्योंकि लोग अगर दूसरों के घरों की इसी स्वीटनेस को काटने न दौड़े और अपने अपने घरों के अंदर आनंद उठाएं। अब तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो मेरे प्यारे, शराफत भी कोई चीज होती है, और अगर तुम शराफत नहीं अपनाओगे तो मुझे भी मेरी शराफत छोड़नी पड़ेगी और गेट आउट नामक एक वाक्य भी बोलना पड़ा जा सकता है।
यानी अब तो मुझे एक ही सेंटेंस याद आ रहा है कि गेट आउट, और ऐसा बोलकर मैं तेरे को मेरे घर से निकाल दूं। लेखक ने इतनी बातें सोची, फिर भी लेखक यही कह रहा है, देखो अपने खर्राटों से, यानी रात को खर्राटे लेने की आदत और है अतिथि की, अपने खर्राटों से एक रात और गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, यानी वो तुम्हारे आने का 5वां सूर्य तुम्हें इस बात से परिचित कराएगा और अपनी किरणें तुम्हारे पर डालेगा। यानी अब 4 दिन बीत चुके, अब रात के बाद जो अगला दिन आएगा वो तुम्हारे यहाँ टिकने का 5वां दिन है। आशा है जैसे ही सूर्य की किरण तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का एक अच्छा सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे, यानी ये डिसीजन कर लोगे कि अब मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, और अगर नहीं तो ये मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह है, यानी अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है, अब मेरे धैर्य का बांध टूटने वाला है। अगर फिर भी नहीं गए तो मैं स्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा, यानी मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा, बल्कि लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, यानी अरे मेरे मेहमान, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी तो मानव हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता तो हूं नहीं। एक देवता और एक मनुष्य एक साथ ज्यादा देर तक नहीं रहते। देवता कौन है? देवता जो दर्शन देकर चला जाता है। इसलिए तू अतिथि देवता है, तू भी लौट जा। इसी में तेरा देवता तुल्य सत्कार सुरक्षित रहेगा। वरना अगर मानव यानी मैं अपनी वाली पर उतरा ना, उससे पहले तू यहाँ से लौट जा, यानी चला जा। फिर भी लेखक बेचारा अपनी धैर्य की सीमाओं को बना करके रख रहा है, मन से तो गालियां दे रहा है और यही प्रश्न कर रहा है, उफ तुम कब जाओगे अतिथि, यानी अरे मेरे मेहमान, अरे मेरे आगंतुक, तुम जाने का नाम कब लोगे, यानी तुम अभी तक यहीं टिके हुए हो और जाने का कोई निर्णय नहीं कर रहे हो। तुम्हारे आने के कारण मेरा बटुआ कांप चुका, यानी मेरी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है। मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान भी तुमने देख ली, यानी जितनी मेहमान नवाजी मुझसे होनी थी वो मैंने कर ली, लेकिन फिर तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, बल्कि मेरे होम की स्वीटनेस, यानी मेरे घर के आनंदपूर्ण वातावरण को क्या कर रहे हो? काट रहे हो, खराब कर रहे हो। और मैं और मेरी पत्नी अब इसी उम्मीद में है कि तुम कब जाओगे अतिथि। इस तरह लेखक ने वास्तव में व्यंग्यपूर्ण शैली के माध्यम से ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाया है जो बिना तिथि के किसी के घर पहुंच जाते हैं और 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों उनके घर में ही टिक कर रहने लगते हैं, जो कि उचित नहीं है। और ऐसे लोगों को हम अतिथि की संज्ञा भी नहीं दे सकते, जैसा कि लेखक खुद कह रहा है कि देवता तो वो होता है जो दर्शन देकर लौट जाए, लेकिन जो कई समय तक यहीं डटा रहे वो देवता तो क्या मानव भी नहीं है, बल्कि वो क्या है? वास्तविक रूप में दानव है। इस तरह आज हमने इस पाठ का अच्छे से अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के पश्चात जो है अब हम प्रश्न उत्तर की ओर अपना ध्यान करेंगे।